हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है और हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था इसके बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी दे देती हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में जल संरक्षण का एक टॉपिक था हमारा, जो हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। अभी हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इस क्लास में भी हम उसी जल संरक्षण के बारे में बातें करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा और बता देती हूँ कि जल संरक्षण होता क्या है। आप सबको पता चल जाएगा इसके नाम से ही जल संरक्षण कहते किसे हैं। तो जल का संरक्षण करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल जल को कैसे हम जैसे कि जल को कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं कि आने वाले समय में हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकें, जिससे कि हमें अपने जल की समस्या ना आने पाए अगर आगे वाले समय में, ठीक है? इसके लिए ही हम अपने जल का संरक्षण करते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी इसी जल संरक्षण के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। उसमें हमने थोड़ी-सी जो जल संरक्षण की जो विधियाँ थी, परंपरागत जो विधियाँ थी जिसके माध्यम से जल को संरक्षित रखा जाता था, जैसे कि हमने किस-किस के बारे में जल संरक्षण की कौन-कौन सी विधि के बारे में बात की थी? नाड़ी और तालाब। हमने 2 संरक्षण की विधियों के बारे में बात की थी, जल की संरक्षण की विधियाँ। नाड़ी और तालाब, नाड़ी और तालाब होते तो एक जैसे ही हैं लगभग, जो वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनका उपयोग भी लगभग समान ही होता है। लेकिन जो नाड़ी होती है उसका उपयोग सिर्फ किस कार्य में लिया जाता है, उसका उपयोग सिर्फ किस कार्य में लिया जाता है, तो पशु पेयजल के रूप में सिर्फ उसका पशुओं के लिए ही उपयोग किया जाता है नाड़ी का। लेकिन अगर तालाब की बात करें तो तालाब का उपयोग किस-किस में किया जाता है? तालाब का उपयोग पशु पेयजल के रूप में तो किया जाता ही है, ठीक है? पशु पेयजल में तो किया जाता ही है, लेकिन इसके अन्य भी और कार्य में भी लिया जाता है, जैसे कि स्नान करने के लिए, सिंचाई करने के लिए भी लिया जाता है तालाब का। अब इसी जो तालाब की बात है, हमने अपनी पिछली क्लास में थोड़ी बहुत इसकी बेसिक डिटेल के बारे में जाना था, लेकिन अभी जो प्रमुख राजस्थान के तालाब बचे हुए हैं, महत्वपूर्ण, हम उनको इस क्लास में लिखेंगे, ठीक है? आइए अपने टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा मेन टॉपिक हो जाता है। तालाब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तालाब किसके बारे में? तालाब के बारे में। तालाब के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा स्टार्ट की, उसमें हमने इसकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, उसी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो तालाब, जो राजस्थान के प्रमुख तालाब हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? राजस्थान के प्रमुख तालाब, राजस्थान के कौन-कौन से प्रमुख तालाब है ये इस क्लास में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? सबसे पहले देखिए, राजस्थान का जो प्रमुख तालाब है वो होता है खेतासर का तालाब। खेतासर, खेतासर का तालाब ये कहाँ पर है? ये जो खेतासर का तालाब है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में है खेतासर का तालाब। इसके बाद में किसका आता है नाम? बिंडसर का, बिंडसर का तालाब। बिंडसर का तालाब भी कहाँ पर है हमारा? जैसलमेर में। जैसलमेर में बिंडसर का तालाब, और खेतासर का तालाब भी कहाँ पर है हमारा? जैसलमेर में। इसके बाद में तीसरे नंबर पर देखें तो किसका तालाब आता है? कोड़म देसर का, कोड़म देसर। कोड़म देसर का तालाब कहाँ पर आता है हमारा? ये हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में कोड़म देसर का तालाब है। इसके बाद में आता है चौथे नंबर पर भैंसोलाब का, भैंसोलाब। और एक आता है पांचवें नंबर पर डूडोलाब, डूडोलाब। एक भैंसोलाब और डूडोलाब का तालाब कहाँ पर है हमारा? ये दोनों हो जाएंगे चूरू में, ठीक है? चूरू में कौन कौन से तालाब है? भैंसोलाब का और डूडोलाब का। और हमारा जो कोड़म देसर है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। बिंडसर और खेतासर दोनों कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके बाद में छठे नंबर पर लिखते हैं
की। गुड़ा तालाब कहाँ पर है? गुड़ा तालाब, गुड़ा तालाब कहाँ पर है हमारा? ये हो जाएगा बूंदी में। इसके बाद में 7वें नंबर पर बुढ़ादीत, बुढ़ादीत, बुढ़ादीत का तालाब भी एक तालाब है, बुढ़ादीत का तालाब। ये तालाब कहाँ पर है? कोटा में, कोटा में है। देखिए ये हो गए हमारे थोड़े से जो क्या बचे हुए थे राजस्थान के प्रमुख तालाब, उनको हमने इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। 2-4 और बचे हैं, उसको और लिख लेंगे। तो अभी आप यहाँ तक देख लीजिए थोड़ा सा। ये है हमारा खेतासर और बिंदसर का तालाब जैसलमेर में, कोडमदेसर का तालाब बीकानेर में, भैंसोलाव और डोडोलाव का चूरू में। इसके बाद आता है गुड़ा तालाब और बुढ़ादीत तालाब। गुड़ा तालाब की बात करें तो बूंदी में, और बुढ़ादीत की बात करें तो कोटा में। यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप सबने लिख लिया होगा तो आगे चलते हैं। देखिए जो हमारे बच्चे कुछ तालाब बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर कौन सा आता है? हमारा तालाब शाही। तालाब शाही, तालाब शाही कहाँ पर है? ये तालाब शाही हो जाएगा धौलपुर में। धौलपुर में क्या है? तालाब शाही। धौलपुर में तालाब शाही है। इसके बाद में 9वें नंबर पर चांदसेन का तालाब। चांदसेन का तालाब, चांदसेन का तालाब भी कहाँ पर है हमारा? ये चांदसेन का तालाब हो जाएगा टोंक में। चांदसेन का तालाब टोंक में, और तालाब शाही कहाँ पर है? धौलपुर में। इसके बाद में 10वें नंबर पर डायना तालाब। डायना तालाब, ये डायना तालाब कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में डायला तालाब है। इसके बाद में 11वें नंबर पर बात करें बड़ी तालाब। बड़ी तालाब, बड़ी तालाब कहाँ पर है? ये हो जाएगी उदयपुर में। बड़ी तालाब कहाँ पर है? उदयपुर में। ये हो गए हमारे जो छोटे मोटे तालाब थे और जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने लिख लिया है। इसके बाद में एक पॉइंट, मेन पॉइंट लिखना कि सिरोही में, सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में छोटे तालाबों के समूह को, तालाबों के समूह को क्या कहा जाता है? देलदर, देलदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र में छोटे तालाबों के समूह को, 2-4 छोटे 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 अगर तालाबों के समूह हो एक ही साथ में तो उनको क्या कहा जाता है? देलदर। ठीक है ना? यहाँ तक हो गए। हमारा तालाब का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद में जो और अन्य परंपरागत विधियां बची हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो देखिए इसके बाद में ये तालाब था, तालाब की बात की। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं जौहड़, जो क्या है? एक जल संरक्षण की ही परंपरागत विधि है। ठीक है? अब इस जौहड़ की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जौहड़।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जोहड़ किसे कहा जाता है? अगर शेखावाटी क्षेत्र की तरफ जाएं तो कच्चे कुएं होते हैं। कच्चे कुएं मतलब जो धरती को खोद करके बनाए जाते हैं, जिन कुओं से धरती को खोदकर जल निकाला जाता है या फिर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, उसे ही कच्चे कुआं कहा जाता है। अगर हम पक्के कुओं की बात करें तो उसमें सीमेंट या फिर किसी का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट या पत्थर या कुछ भी मान लीजिए, जो कि कच्चे कुएं, जो कच्ची जो मिट्टी होती है उसकी श्रेणी में ना आए, उसी को हम क्या बोलेंगे? पक्के कुएं। लेकिन अगर कच्चे कुओं की बात करें तो मिट्टी से जुड़े हुए जो भी चीजें होती है वो कच्चे में आती है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। चलो आगे चलते हैं। जोहड़ की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम किसकी चर्चा कर रहे थे? जोहड़ की। जोहड़ के बारे में हमने बताया था कि शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उनको ही क्या बोला जाता है? जोहड़। ठीक है, अब इसको ही देखें कि जो जोहड़ होता है उसको बनाने वाला, या फिर क्या कह सकते हैं, जो जोहड़ को बनाता है, जैसे धरती को खोदता है उसे बनाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो चेजारा। ठीक है, जोहड़ जोहड़ को बनाने वाला क्या कहलाता है? चेजारा। चेजारा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजारा कहलाता है। कौन? जोहड़ को बनाने वाला। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ क्षेत्र में जोहड़ को क्या कहा जाता है? जोहड़ को क्या कहा जाता है? बेरा। बेरा किस क्षेत्र में कहा जाता है जोहड़ को? ढूंढाड़ क्षेत्र में। ठीक है, ढूंढाड़ क्षेत्र में जोहड़ को क्या कहा जाता है? बेरा। और जोहड़ को बनाने वाले को क्या कहा जाता है? चेजारा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में लिखना है कि जो जोहड़ का सबसे गहरा भाग होता है, जोहड़ का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? चेजार सॉरी बेरी। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो रही है शायद। जोहड़ को सबसे गहरा भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? चोबी। ठीक है, चोबी। चोबी कहा जाता है किस क्षेत्र को? जोहड़ का जो सबसे गहरा या निचला भाग होता है, जहां पर पानी अधिक रहता है, सर्वाधिक गहराई होती है, उसको क्या कहा जाता है? चोबी। ठीक है ना, इसके बाद ये हो गई हमारी जोहड़ की बात, जो कैसी है? एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। इसके बाद में थोड़ी सी और जानकारी हम किसी और दूसरी जो परंपरागत विधि है उसके बारे में ले लेते हैं। ठीक है, तीन हमारी परंपरागत विधियां हो चुकी हैं। इसके बाद चौथी परंपरागत विधि के बारे में बात करते हैं, वो होती है पार्लर पानी। पार्लर पानी किसे कहा जाता है? तो पार्लर पानी की बात करें, अगर नागौर और अजमेर क्षेत्र का जो सीमावर्ती प्रदेश है, नागौर और अजमेर का जो सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें
अगर किसी भी मकान या भवन और किसी भी घर के आंगन में अगर कोई भी पानी का हौद बना दिया जाए, पानी का हौद मतलब जैसे कि कोई भी गड्ढा खोद दिया जाए, कहाँ पर, घर भवन या आंगन, सॉरी घर भवन या फिर किसी भी आंगन में, ठीक है, क्या बना दिया जाए, पानी का हौद, जिसमें क्या करते हैं, वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित करते हैं और उसको क्या किया जाता है, पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। अगर हम उसको घर में बना रहे हैं तो उसका अपने घर के ही उपयोग में कार्य ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पालर पानी किसे कहा जाता है, नागौर व अजमेर का सीमावर्ती प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश में भवन, घर या फिर मकान के आंगन में बनाया गया पानी का हौद, जिसमें वर्षा ऋतु के समय वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित किया जाता है और उसे जल को वर्ष भर पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। तो देखिए, ये तो हमारे जोड़ की बात हो गई और इसके बाद में हमने पालर पानी की भी बात की। पालर पानी कहते किसे है, तो नागौर व अजमेर के सीमावर्ती प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, भवन, घर या मकान के अगर आंगन में बनाया गया पानी का हौद, पानी का हौद मतलब छोटा सा एक गड्ढा जिसमें वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित किया जाता है और उस जल को वर्ष भर पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, पालर पानी। यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद में और जो परंपरागत विधियां बची हैं उनको हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, किसकी बात की थी हमने, पालर पानी की। इसके बाद हम जो 5वें नंबर पर बात करेंगे वो होगा हमारा टांका। टांके की बात करें कि जो टांका है वो कहते किसे है, सॉरी, टांका किसे क्या कहा जाता है, तो मैं बता दूं आपको टांका किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो रेगिस्तानी भाग है, जितने भी रेगिस्तानी भाग में दुर्ग पाए जाते हैं, मैंने क्या बोला कि जो रेगिस्तानी भाग है राजस्थान का, जितने भी भाग में रेगिस्तानी दुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी दुर्ग में
क्या किया जाता है कि पानी को एकत्रित करने के लिए एक हौद बनाया जाता है। पानी का एक हौद बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो उसमें वर्षा ऋतु को जो जल होता है उसको एकत्रित किया जाता है, जिससे कि वो उपयोग में आगे के समय में ले सकें। उसी को ही क्या कहा जाता है? टांका। टांका अगर बात करें कि सर्वाधिक टांके किस दुर्ग में पाए जाते हैं, तो जयगढ़ जो दुर्ग है उसमें सर्वाधिक टांके पाए जाते हैं। तो आइए लिखते हैं, टांका किसे कहते हैं? रेगिस्तानी रेगिस्तानी दुर्ग। रेगिस्तानी दुर्ग में रेगिस्तानी जो दुर्ग है उसमें पानी के हौद पानी के हौद बनाए जाते हैं। पानी के हौद बनाए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है? पानी के जो हौद बनाए जाते हैं उसमें वर्षा ऋतु के समय वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित किया जाता है। वर्षा ऋतु का जो जल होता है उसको एकत्रित किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि टांका किसे कहा जाता है। वर्षा ऋतु का जो जल होता है उसको एकत्रित किया जाता है। इसके बाद में जो जयगढ़ दुर्ग है वो उसमें सर्वाधिक टांके पाए जाते हैं। सर्वाधिक टांके जयगढ़ दुर्ग में किस दुर्ग में सर्वाधिक टांके कहां पर पाए जाते हैं? जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट क्या है हमारा? बेरी कोई बेरी कहो या कोई कहो या फिर कुआ। ठीक है, बेरी कहो, कोई कहो या फिर क्या कहो? कुआ नहीं, ये कुड़ी हो जाएगा। ठीक है, बेरी कोई या कुड़ी, इसको कुछ भी नाम से बोला जा सकता है, बेरी कोई या कुड़ी। अब बेरी या कोई या कुड़ी किसे कहा जाता है? तो प्राचीन समय में, किस समय में? प्राचीन समय में जब जो तालाब, नाला या नदी होती है, प्राचीन समय में क्या किया जाता था? नाला, तालाब या नदियों के जो नजदीक में कोई निम्न भाग होता था वहां पर क्या किया जाता था? बेरी कुई या कुआ बना दिया जाता था। ठीक है, एक छोटा कुआ बना देंगे, उसको ही क्या बोलेंगे? बेरी कुई या कुड़ी। ठीक है, प्राचीन समय में प्राचीन समय में प्राचीन समय में नाला, नदी या फिर तालाब के नजदीक के नजदीक, निम्न भाग में निम्न भाग में बनाए गए छोटे कुआ क्या कहलाता है? बेरी या कुई या कुड़ी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बेरी कुई या कुड़ी किसे कहा जाता है? प्राचीन समय में नाला, नदी या तालाब के नजदीक जो निम्न भाग होता है उसमें अगर हम छोटे कुआ बना दें निम्न भाग में तो क्या बोले जाएगा उसको? बेरी कुई या कुड़ी बोलेंगे। ठीक है, या तो बेरी बोलेंगे या कुई बोलेंगे या फिर कुड़ी। इसके बाद में टांका भी आपको समझ में आ गया होगा कि रेगिस्तानी दुर्ग में पानी के हौद बनाए जाते हैं। वर्षा ऋतु के जल को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है? टांका। अब इस टांके की बात करें कि सर्वाधिक टांके किस दुर्ग में है, तो जयगढ़ दुर्ग में सर्वाधिक टांके पाए जाते हैं। यहाँ तक देखिए, इसके बाद थोड़ा सा और याद कर लेंगे।
तो एक छोटा सा पॉइंट है उसको और लिख लीजिए। 7वें पॉइंट पर लिखेंगे टोबा। क्या बोलेंगे? टोबा। टोबा किसे कहा जाता है? नाड़ी या फिर तालाब। नाड़ी या तालाब का बड़ा रूप होता है। ठीक है, नाड़ी या तालाब का ये कैसा रूप होता है? बड़ा रूप। लेकिन ये कैसा होता है? नाड़ी या तालाब से गहरा होता है थोड़ा सा। ठीक है, यह नाड़ी या तालाब से गहरा होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की क्लास। आप अभी तो यहाँ तक देख लीजिए, इसको अच्छे से उतार लेना। नाड़ी को ही क्या बोला जाता है? हम पोखर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबने यहाँ तक अच्छे से उतार लिया होगा। तो देखिए, यहाँ तक अपनी जो क्लास है वो हो चुकी है। इसके बाद में कुछ और छोटे मोटे इसके परंपरागत विधियां बची हुई हैं, उनको हम अपनी अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगली क्लास में हमारा जो ये टॉपिक है जल संरक्षण वो समाप्त हो जाएगा, इतनी उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी अच्छे से हमारी जो क्लास है उनको लेते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। तो इसी के साथ अपनी जो क्लास है इसको समाप्त यहीं पर करते हैं, क्योंकि हमारा जो समय है वो हो चुका है और समय से कुछ ज्यादा ही हो चुका है। इसके बाद आप सबको बता दूं कि हमारा जो क्लास का टाइम है वो हो चुका है। तो इसी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी जो क्लास है उनको अधिक से अधिक आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे कि आपको अच्छे से हमारी जो क्लास है वो मिलती रहे और आपको आसानी से कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।